हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल के एफआर सब्जेक्ट से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूली एडेड है, इस अटेम्प्ट में ऐड किया गया है, पर एक पास्ट एग्जाम में ये आया हुआ है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है और इसमें अर्ली रिडम्पशन है। स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 April X1 PS Limited issued 6,009% convertible debentures with a face value of 100 each, maturing on 31st March X6. The debentures are convertible into equity shares of PS at a conversion price of 105. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्टूडेंट्स इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं या नहीं होता है। ओके, क्या लिखा है? डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ पीएस लिमिटेड एट अ कन्वर्शन प्राइस ऑफ 105। तो अब ये जो 105 है, जो ₹5 का प्रीमियम है, हमें ये समझना है कि जो प्रीमियम है वो इशू ऑफ शेयर्स पे है क्या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे। हम जो प्रीमियम पे करने वाले हैं, ये जो 105 का 5 है, ये ₹5, ये रिडम्पशन के वक्त हमें डिबेंचर्स पे प्रीमियम पे करना है कि हमें शेयर इशू करते वक्त शेयर को 105 पे इशू करना है। तो प्रॉपर्ली रीड करेंगे ना, तो लिखा है डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑफ पीएस एट अ कन्वर्शन प्राइस ऑफ 105। मतलब ये हमारे इक्विटी शेयर्स का कन्वर्शन प्राइस है। तो वी आर नॉट रिडीमिंग शेयर्स एट प्रीमियम। हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम नहीं कर रहे हैं, हम शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो ये वो है, तो ये रिडम्पशन इज एट पार, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अदरवाइज पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ये रिडम्पशन इज एट पार, रिडम्पशन इज नॉट एट प्रीमियम। शेयर हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। फाइन। Interest is payable annually in cash at the date of issue. Non-convertible debt could have been issued by the company at a coupon rate of 13%. नॉन कन्वर्टेबल इशू करते तो 13% पे होता, तो ये हमारे लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर है, पीवी फैक्टर है। ऑन 1 April X4, 3 साल बाद, द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 6,30,000। PS Limited makes a tender offer to debenture holders to repurchase the debentures for 6,30,000, for which the debenture holders accepted. हमने उन्हें ऑफर दिया 3 साल बाद कि हम 6,30,000 में तुम्हें रिडीम करेंगे, और डिबेंचर होल्डर्स ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एट द डेट ऑफ रीपर्चेज पीएस कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डेट विद अ 2 year टर्म बेयरिंग कूपन रेट एट 10%। तो ये 2 साल के बाद का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। चलिए फाइन, सम पे आते हैं। सबसे पहले ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो मुझे उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। टोटल अमाउंट कितना है? 6 लाख। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट, इस दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लाइबिलिटी कंपोनेंट में क्या आएगा? लाइबिलिटी कंपोनेंट में जो भी हमारी कैश ऑब्लिगेशंस है, जो हमें कैश देना है, जिसे हम मना नहीं कर सकते, कैश ऑब्लिगेशन, वो आएगा पीवी टर्म्स में इन लाइबिलिटी कंपोनेंट। चलिए, तो ये हमारा सबसे पहले 9% है इंटरेस्ट। तो 6 लाख का 9% विच मीन्स 45,000। 6 लाख का 9% तो 54,000। 6 lakhs का 9%, तो ये 54,000 मेरा इंटरेस्ट जो मैं एवरी ईयर पे करूंगा, इंटू पीवी फैक्टर का, पीवीआईएफ ए मतलब क्यूमुलेटिव फैक्टर, क्यूमुलेटिव जो कि 10% फैक्टर है, 13%, सॉरी 13% फैक्टर है। चलो हम 13% पे निकालते हैं। 1/1.13, ये हमारा फैक्टर है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, और 5 years का टोटल करेंगे तो हमें आ रहा है 3.517। ये हमारा क्यूमुलेटिव फैक्टर है। ये तो हो गया इंटरेस्ट। अब आते हैं प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल 6 लाख है, क्या हमें वो कैश पे करना है कि कंपल्सरी शेयर्स देना है? तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा, अगर ये लाइन पढ़ेंगे ना, तो डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, ठीक है, पर ये नहीं लिखा है कि ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल है। कंपल्सरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स नहीं लिखा है, तो हम इसे ऑप्शनल मानेंगे कि ये ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शन किसके पास है? कंपनी के पास, क्या डिबेंचर होल्डर के पास? वो भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो हम ये मानेंगे कि ऑप्शन होल्डर के पास है, क्योंकि दैट मेक्स सेंस कि भाई ऑप्शन होल्डर के पास है, कंपनी अपने पास रखेगा तो होल्डर्स को क्या फायदा। तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि होल्डर्स के पास ऑप्शन है। और जब होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है तो हमें कैश लेना होता है। हम ये सोचना है अकाउंटिंग के वक्त, हमें ये सोचना होता है कि होल्डर कैश लेगा, ये सोच के अकाउंटिंग करना है। तो चलिए, वो कैश लेगा ये सोच के अकाउंटिंग करते हैं। तो प्लस एंड में प्रिंसिपल पे करना है जो कि 6 लाख है। 1/1.13, तो 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ ईयर का फैक्टर विच इज 0.5427, तो 543 कर देते हैं। चलिए, 54,000 इंटू 3.517 एंड 6 lakhs इंटू 0.543, तो टोटल हो गया कैश ऑब्लिगेशन हो गया हमारा
515718, तो इसे माइनस करेंगे 6 लाख से, तो जो बैलेंस बचा है दैट इज 84,282। ये बैलेंसिंग फिगर है और ये हमारा इक्विटी कंपोनेंट है। तो दैट्स इट, फर्स्ट डे का अकाउंटिंग हो गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया अगर देखेंगे तो, शो अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पीएस एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकग्निशन। तो एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकग्निशन मतलब डे वन। तो डे वन पे हम ये एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया टोटल, कंपनी को 6 लाख मिला है, टू टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ब्रैकेट लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड टू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ब्रैकेट इक्विटी कंपोनेंट। तो लाइबिलिटी कंपोनेंट है 515718 और इक्विटी कंपोनेंट है 84,282। तो ये हो गया हमारा डे वन का इनिशियल रिकग्निशन, उसका रिकॉर्डिंग। चलिए अब हम आएंगे 3 साल बाद। 3 साल बाद हमने ऑप्शन दिया डिबेंचर होल्डर्स को कि तुम्हें 6,30,000 कैश चाहिए तो कैश ले लो और रिडीम कर दो, अर्ली रिडम्पशन। और यहाँ पे सबके सब डिबेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट किया। देखो ये लाइन, विच द डिबेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड, 6,30,000 का ऑफर दिया जो डिबेंचर होल्डर्स ने एक्सेप्ट किया है, और वो टाइम पे हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है। फाइन। अब हमें ना इसमें सोचना कैसा है, देखो कैलकुलेशंस और ये सब तो सबको आएगा, हमें सोचना कैसा है वो एक बार समझ लो बस खाली, कि किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। एक ये प्रोसीजर क्लियर होगा ना तो तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा सब। हमें 4 चीजें चाहिए। जो हमारा लाइबिलिटी कंपोनेंट है उसका 14x4 में उसका कैरिंग अमाउंट, और इक्विटी कंपोनेंट जो है उसका भी कैरिंग अमाउंट। मतलब 3 साल बाद वो चीज हमारे बुक्स में किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, क्या फिगर पे रिकॉर्ड हो रहा है, हमें वो चाहिए फर्स्ट थिंग। और हमने जो 6,30,000 पे किया है 3 साल बाद, जो हमने पे किया है उसका बाइफरकेशन, कि कितना अमाउंट जो हमने पे किया है वो कितना लाइबिलिटी कंपोनेंट के लिए पे किया है और कितना इक्विटी कंपोनेंट के लिए पे किया, और इन दोनों को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस मिलेगा। इन द सेंस कैरिंग अमाउंट एंड पेमेंट अमाउंट को कंपेयर करेंगे, लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट का, तो हमें प्रॉफिट लॉस मिलेगा। बस ये चीज समझना है। अब सिंपल बात है, हम जब कैरिंग अमाउंट फाइंड करेंगे, कैरिंग अमाउंट मतलब हमें प्रेजेंट का वैल्यू चाहिए, तो हम कौन से डिस्काउंटिंग रेट से करेंगे, तो हम करेंगे 13% पे डिस्काउंटिंग, जो कि हमारा ओल्ड था जिसपे हमने ओरिजिनली रिकॉर्ड किया था, और लेटर ऑन 10% हुआ है। हमने जब पेमेंट किया तो 10% से पेमेंट किया, तो जब हम पेमेंट का बाइफरकेशन करेंगे तो हमें 10% से करना है। बस ये दो चीज सिंपल समझ लो, लॉजिकल है। हमें जब कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है तो हम 13% के अकॉर्डिंगली करेंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग जब 13% पे हुआ था तो आज 3 साल बाद उसका वैल्यू भी 13% पे ही होगा। और जब हम पेमेंट करेंगे तो वो तो न्यू रेट के हिसाब से कर रहे, फेयर वैल्यू वो दिन का है तो हम 10% के हिसाब से करेंगे। बस ये दो सिंपल चीज। चलिए आता हूँ। अब मैं पहले आता हूँ कैरिंग अमाउंट फाइंड करने में, कि हम कैरिंग अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 14x1 में हमने इशू किया था, आज 3 साल निकल चुका है, हम है 14x4 पे, 14x4 3 साल निकल चुका है। विच मीन्स अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से पेमेंट कितना बचा है, यहाँ पे दो पेमेंट बचा है, 54,000 एंड 54,000, और 6 lakhs 600,000। ये सब मैं थाउजेंड्स में लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं पूरा थाउजेंड्स। ये पेमेंट बचा है। अब अगर हमें यहाँ का कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है तो उसका दो तरीका होता है। एक होता है फॉरवर्ड अप्रोच, जो मैं यहां से वैल्यू यहाँ पे ट्रैक करूंगा, और दूसरा होता है बैकवर्ड अप्रोच, तो यहां से लेके यहाँ पे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी में भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे डे वन में हमारा जो लायबिलिटी का अमाउंट था वो कितना था, डे वन पे 515718, ये हमारा डे वन का वैल्यू है। अगर हम फॉरवर्ड अप्रोच करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें एवरी ईयर +13% करना है, और माइनस हम जो पेमेंट कर रहे हैं 54,000, हमें ये 3 बार करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो हम एमोटाइजेशन टेबल बना रहे हैं, हम बेसिकली एक एमोटाइजेशन टेबल बना रहे हैं। तो 515718 +13% करेंगे, -54,000 +13%, -54,000 +13%, और -54। तो 3 साल बाद इसका वैल्यू आ रहा है 560,155।
या तो इस तरीके से करेंगे, या फिर जैसे मैंने बताया हम बैकवर्ड अप्रोच लेंगे, हम पीछे डिस्काउंटिंग करेंगे, जो फ्यूचर कैश फ्लोज है हम उसे डिस्काउंटिंग करेंगे। अब हम फ्यूचर कैश फ्लो जब डिस्काउंटिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान रखना, हम अभी इस पोजीशन पे 14x4, तो ये जो पेमेंट होने वाला है ये 1 साल बाद होने वाला है ये फोर्थ ईयर का पेमेंट, पर हम भी तो थर्ड ईयर में आ गए हैं, तो इसको हम डिस्काउंटिंग 1 साल से करेंगे, और इस फिगर को हम डिस्काउंटिंग 2 साल से करेंगे। आई होप ये ओके है। तो चलिए डिस्काउंटिंग करते हैं। तो 54,000 जो है, 54,000, ये वाला 54, ये वाला, इसे हम 1 साल से डिस्काउंटिंग करेंगे। 1 डिवाइड बाई 1.13, तो ये हो रहा है इंटू 0.8849, तो 0.885 से करेंगे, प्लस ये जो पेमेंट है जो हमें 2 साल बाद करना है, दैट इज 6,54,000, उसे हम सेकेंड ईयर के फैक्टर से डिस्काउंटिंग करेंगे, विच इज 0.783, 0.783। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 54,000 इंटू 0.885, ध्यान रखना है यहाँ पे हम जब कैरिंग अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, हमें ओल्ड रेट लेना है, हमें न्यू रेट नहीं लेना है, जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, ये इंपॉर्टेंट है। हमें ओल्ड रेट लेना है, हम जब पेमेंट करेंगे तब हम न्यू रेट लेंगे, न्यू डिस्काउंटिंग रेट लेंगे। चलिए, तो 54,000 इंटू 0.885 और 6,54,000 इंटू 0.783, तो ये टोटल आ रहा है, इन इन दोनों का टोटल करेंगे तो 559,872, तो 559,872 ये फिगर आया। ऑब्वियसली ये दोनों सेम फिगर है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो राउंडिंग ऑफ की वजह से हो रहा है, डिफरेंट मेथड की वजह से हो रहा है। आइडियली अगर मैंने पूरे डेसिमल्स लिए होते तो ये दोनों फिगर मैच होता। तो चलिए अभी हमें इन दोनों में से एक फिगर एक्सेप्ट करना है, कोई भी एक फिगर ले लेते हैं। प्रिफरेबली एग्जाम पॉइंट से हम ये लेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बैकवर्ड मेथड पे किया है प्रीवियस सोल्यूशन उनका, जो जो एग्जाम में पहले आया, तो हम ये ले लेंगे 559,870। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 साल बाद 14x4 में हमारा जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है वो 559,872 दिख रहा है। तो चलिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं एक बैलेंस शीट रेडी करूँ छोटा सा, ऑन बैलेंस शीट ऑन 14x4, 3 साल बाद, तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उसका जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है वो कितने पे दिख रहा है, 559,872 पे, इस फिगर पे दिख रहा है, 559,872 इस फिगर पे दिख रहा है। और जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है इक्विटी कंपोनेंट है, वो डे वन पे कितने पे दिख रहा था, डे वन पे, तो डे वन पे दिख रहा था 84,282, तो 3 साल बाद कितने पे दिखेगा, तो वो सेम फिगर पे दिखेगा, क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं आती है। तो 84,282, 84,282, ये वो सेम फिगर पे दिखेगा, इसी फिगर पे दिखेगा 84,282, इसी फिगर पे। तो ये मैंने पहला स्टेप कर दिया कि भाई हमें क्या कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है दोनों का, तो मैंने ये कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लिया। अब जो हम पे करें 6,30,000, उसका मुझे बाइफर्केशन चाहिए कि उसमें से लाइबिलिटी का कितना, इक्विटी का कितना, चलो अब वो फाइंड करते हैं। पर वो जैसे मैंने बताया था हम कौन से रेट पे करेंगे, तो वो हम न्यू रेट पे करेंगे, 10% पे करेंगे। तो हम पेमेंट क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं 54,000, हम पेमेंट कर रहे हैं, देखिए इस बार क्लियर कर देता हूं, हम पेमेंट क्या कर रहे हैं। हाँ, तो अब यहां से हम देखेंगे तो हमें एक ये पेमेंट करना है जो 1 साल बाद है, और एक ये पेमेंट करना है जो सेकेंड ईयर बाद, सेकेंड ईयर के एंड में। तो बस हमें इन दोनों को डिस्काउंटिंग करना है 10%। तो चलिए मैं ये वो करता हूं। अब उसका हम फेयर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फिफ्थ, बेसिकली हम फेयर वैल्यू का ब्रेकअप फाइंड कर रहे हैं, फेयर वैल्यू ऑन 14x4। तो चलिए, तो लाइबिलिटी कंपोनेंट का फेयर वैल्यू क्या है, हमें पेमेंट क्या करना है, एक तो ये 54,000 है, ये अमाउंट जो हम फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे हैं, और अब हम डिस्काउंटिंग करेंगे 10% से, जो हमारा न्यू न्यू रेट है, न्यू रेट है ऑन द डेट, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट जो हमारा रेट है, डिस्काउंटिंग रेट। तो 1/1.10, तो फर्स्ट ईयर का रेट आया है, फर्स्ट ईयर का आया है 0.909, और सेकेंड ईयर का ये पेमेंट है 54,000 प्लस 6 लाख, तो 6,54,000, और उसका रेट है सेकेंड ईयर का 0.826। तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू, 54,000 इंटू 0.909 एंड 6,54,000 इंटू 0.826, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 5,89,2
90, ये हमारा लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू है। पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट कितना कर रहे हैं? हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट 6 लाख कर रहे हैं। तो उसमें दो, सिक्स नहीं सॉरी 630, 6 लाख 30 कर रहे हैं। हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम 6 लाख 30 का पेमेंट कर रहे हैं। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जरा कंफर्म कर लेते हैं अमाउंट राइट है, 630 था। यस, ये देखो, ये 6 लाख 30 का हम पेमेंट कर रहे हैं। तो 6 लाख 30 का जो पेमेंट है, उसमें से उसमें से लाइबिलिटी कंपोनेंट है 5,89,290। तो इक्विटी कंपोनेंट कितना है, वो बैलेंसिंग आ जाएगा 40,710, 40,710। वो है हमारा इक्विटी कंपोनेंट 40,710। चलिए लास्ट पार्ट अभी इस पे आते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन, अब इसे पेमेंट का अमाउंट, तो मतलब ये जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है उसके सामने मैंने पेमेंट कितना किया है, जो लाइबिलिटी कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट मैंने पेमेंट किया है 5,89,290, ये वाला अमाउंट 589,290, 589,290। और जो इक्विटी कंपोनेंट है उसके अगेंस्ट मैं पेमेंट कर रहा हूं 40,710, 40,000। ये ब्रेकअप बेसिकली मैंने ये ब्रेकअप बताया, 6 लाख 30 का दो ब्रेकअप, लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट, लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट, तो ये दो ब्रेकअप मिल गया है। फाइन। अब दैट्स इट, लास्ट पार्ट है, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा। लास्ट पार्ट, अब हम पेमेंट करेंगे, चलिए एक्चुअल पेमेंट करेंगे। तो अब हम पहले लाइबिलिटी कंपोनेंट पे करेंगे, लाइबिलिटी कंपोनेंट पे करेंगे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ब्रैकेट लाइबिलिटी कंपोनेंट, उसका बुक वैल्यू क्या था, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट ये है 559, कैरिंग अमाउंट है 559872। और उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कितना किया है, हमने पेमेंट किया है 5,89,290, हमने ये पेमेंट किया है। तो जो डिफरेंस है 5,89,290 माइनस 559872, 29,418 का जो डिफरेंस है वो पीएनएल में जाएगा। ये बात ध्यान रखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑलवेज जो लाइबिलिटी पे जो भी डिफरेंस आता है वो हमेशा पीएनएल में जाता है। लाइबिलिटी में जो भी डिफरेंस होगा प्रॉफिट लॉस, वो ऑलवेज पीएनएल में जाएगा। एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर जो हमारा इक्विटी कंपोनेंट है उसका किस तरीके से होगा, एंट्री तो इक्विटी कंपोनेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। और अमाउंट कितना है, कैरिंग अमाउंट है ये अमाउंट 84,282। उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट किया 40,710, 40,710। तो इस बार हमें प्रॉफिट हो रहा है 84,282 माइनस 40,710, तो 43,572 का डिफरेंस है। पर क्या ये डिफरेंस पीएनएल में जाएगा? तो नहीं, ये जो डिफरेंस है ये जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये बेसिकली स्टैंडर्ड के रूल्स ध्यान रखना है, याद रखो ऑलवेज, कोई भी स्टैंडर्ड हो, लाइबिलिटी ऑलवेज जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। फिर बी इट बिजनेस कॉम्बिनेशन या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या और कोई भी स्टैंडर्ड, लाइबिलिटी में हमेशा डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। और लेकिन इक्विटी का हम जब करते हैं तो इक्विटी के लिए डिफरेंस मोस्टली ये हमें ये मोस्ट ऑफ ये रिटेन अर्निंग्स में ही जाता है। अगर समझो एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ, नहीं समझा, तो ये बेसिक जनरल रूल अप्लाई कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये राइट होता है कि लाइबिलिटी का डिफरेंस पीएनएल में जाएगा और इक्विटी का डिफरेंस जाएगा रिटेन अर्निंग्स में। तो आई होप ये सम समझ गया है, इंपॉर्टेंट सम है। ओके, तो ये प्रॉपर्ली रिवाइज करो। दैट्स इट, आई स्टॉप ओवर हियर और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। चलिए बाय।